दोस्तों 47वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस मामले को खत्म करना होगा टीना। हर बार उससे डरने या रोने से कुछ नहीं होगा। उसे साफ साफ बता दो कि अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। टीना ने अपने रोने का नाटक जारी रखते हुए कहा, ये जो आपने देखा ना, उसने कितनी बदतमीजी की है सबके सामने। उसकी खुद की तो कोई इज्जत है ही नहीं और समझता है कि मेरी भी नहीं है। माही ने फिर उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए माही पानी के लिए चली गई। माही जब पानी लेने गई तो युवराज टीना के करीब खड़ा उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। टीना ने डरने का नाटक करते हुए अपने आंखों में आंसू बहाए, लेकिन मन ही मन उसकी चालें पूरी तरह काम कर रही थी। टीना ने अपने झूठ को डर में दिखाते हुए कहा, जी जो आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। अगर वो फिर यहाँ आ गया तो मैं नहीं जानती कि क्या करूंगी। युवराज जो खुद शांत और समझदार व्यक्ति था, उसकी इन बातों में आ गया। उसने टीना को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। टीना ने यह सुनकर अपनी आंखों में और भी आंसू बहाने शुरू कर दिए। युवराज के सीने से लगकर रोने का नाटक किया, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, यही सही मौका है। माही की जगह मैं युवराज के दिल में अपनी जगह बना सकती हूँ। आखिरकार माही को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। दूसरी ओर माही इन बातों से कोई खबर नहीं रखती थी। वो पानी लेने के बहाने थोड़ा शांत होने का प्रयास कर रही थी। उसे आदित्य की कही बातें अब भी परेशान कर रही थी। क्या आदित्य सच कह रहा था? क्या टीना वाकई में कुछ छुपा रही है? उसने मन ही मन सोचा। माही ने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, नहीं, टीना मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आदित्य सिर्फ झूठ बोल रहा होगा। जैसे ही माही पानी लेकर वापस आई, उसने देखा कि टीना युवराज के करीब खड़ी है। टीना का चेहरा युवराज के सीने में झुका हुआ था और युवराज उसे सांत्वना दे रहा था। माही के कदम वहीं पर रुक गए। माही ने दूर से देखा और एक पल के लिए उसे अजीब लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए खुद से ही कहा, शायद टीना अभी बहुत डरी हुई है और युवराज बस उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें गलत सोचने की बात नहीं है। जब माही उनके पास पहुंची तो युवराज ने टीना से कहा, देखो माही पानी ले आई है, चलो अब थोड़ा आराम करो और फिर सब ठीक हो जाएगा। टीना ने माही की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माही मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे और युवराज के बीच आकर तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आदित्य फिर से मुझ पर इस तरह परेशान करने की कोशिश करेगा। माही ने टीना को गले लगते हुए कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो टीना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आदित्य की बातों को दिल पर मत लो, वो सिर्फ तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। युवराज ने चुपचाप ये सब देखा और महसूस किया कि माही कितनी मायूस और प्यारी है। और उसने माही को भी सांत्वना देने के लिए कहा, माही तुम्हारी बहन को बस तुम्हारी जरूरत है, तुम उसके लिए एक मजबूत सहारा हो। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन युवराज को पता नहीं था कि यह सब सिर्फ एक नाटक था। टीना ने मन ही मन सोचा, युवराज तुम ऐसे ही माही पर विश्वास करते रहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। माही तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। जब तीनों मॉल से बाहर निकलने लगे तो माही के दिमाग में आदित्य की बातें फिर से घूमने लगी। जिस दिन तुम्हारे सामने इसका असली चेहरा आएगा, उस दिन तुम बहुत पछताओगी। आदित्य की ये बात उसे बार बार परेशान कर रही थी। माही ने टीना की तरफ देखा जो अब नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। माही ने खुद से कहा, क्या वाकई में टीना के दिल में कुछ छुपा हुआ है? क्या मुझे उसकी बातों पर शक करना चाहिए? दूसरी ओर टीना ने माही की परेशानी देखकर और ज्यादा आत्मविश्वास में भरकर कहा, माही तुम कितनी भोली हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारा सब कुछ छीनने की तैयारी कर रही हूँ। टीना ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, आपने जो मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा कैसे करूं जीजू? मैं आपके बिना शायद कुछ भी नहीं कर पाती। युवराज ने कहा, टीना इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो और खुश रहो। टीना ने यह सुनकर एक झूठी मुस्कान दी और मन ही मन सोचा, युवराज तुम्हारा ये सॉफ्ट नेचर ही तुम्हें मेरी तरफ खींच लाएगा। बस थोड़ा और समय दो, माही को मैं आसानी से मात दे दूंगी। तभी आदित्य पार्किंग में अपनी कार के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखें किसी खालीपन को दर्शा रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां माथे पर रखी और गहरी सांस ली। तभी एक बूढ़ी भिखारी औरत उसके पास आई। उसकी झुकी कमर और मैले कपड़े उसके संघर्ष की कहानी कह रहे थे। औरत ने आदित्य से कहा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा।
आदित्य ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन वो एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, आंटी प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी औरत थोड़ी हैरान हो गई। उसने सोचा कि आदित्य परेशान है, फिर उसने विनम्रता से कहा, बेटा ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस 5 रुपए ही तो चाहिए। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और माथे पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। वो अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसकी बातों का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसी समय चिराग पार्किंग में पहुंचा। उसने आदित्य को वहां खड़ा देखा और उसकी और नाराजगी से बढ़ते हुए कहा, हद होती है यार लापरवाही की। मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गायब हो गया था। चिराग ने कहते हुए कार की डिग्गी खोली और अपने शॉपिंग बैग्स रखने लगा। उसने झुंझलाते हुए कहा, मेरी तो जैसे तैसे शॉपिंग हो गई, अब चल गाड़ी में बैठ। आदित्य भी अभी खामोश ही खड़ा था। तभी वो बूढ़ी औरत चिराग के पास आई और बोली, बेटा वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, तू ही कुछ पैसे दे दे, भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। आदित्य को अब उस औरत की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने चिराग की ओर देखा और कहा, यार चिराग यहाँ से जाने दो, इसे इसे समझाओ कि मुझे इसके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। चिराग ने भिखारी को देखा, बिना कुछ कहे अपने वॉलेट निकाला और उसने औरत को 10 रुपए देते हुए आदित्य से कहा, किसी का इस तरह अपमान नहीं करते और भगवान के आशीर्वाद को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। वो औरत चिराग को देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान तुम्हें बहुत देगा बेटा। चिराग ने आदित्य की ओर देखा और गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा, चल अब गाड़ी में बैठ, बहुत हो गया। आदित्य भी अनमने ढंग से गाड़ी में बैठ गया। चिराग ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों घर की ओर निकल गए। गाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ था। चिराग ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, लेकिन आदित्य की खामोशी को देखकर उसने तुरंत बंद कर दिया। क्या बात है यार, परेशान क्यों हो इतना? चिराग ने पूछा। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उधर सोनिया जी लगातार चिंता और तनाव में जी रही थी। उनके चेहरे पर झलकती थकान और उनके कमजोर पड़ते शरीर ने साफ कर दिया था कि उनकी हालत बिगड़ रही है। उनके दिल और दिमाग पर चल रही उथल पुथल ने उन्हें भीतर से कमजोर कर दिया था। रीना ने अपनी मां को संभालने की कोशिश जारी रखी हुई थी। उसने देखा कि सोनिया जी ने सही तरीके से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए उसने उनकी पसंद का हल्का और पौष्टिक सूप बना कर दिया। रीना ट्रे में सूप का कटोरा लेकर सोनिया जी के कमरे में गई और उनके पास बैठते हुए उसने प्यार भरी आवाज में कहा, मम्मी ये देखिए, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। आपको अभी कोई भारी चीज नहीं खानी चाहिए और अगर कुछ और खाने का दिल करे तो मुझे बता दीजिएगा। सोनिया जी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज में कमजोरी और उदासी झलक रही थी। नहीं बेटा, रहने दो, रख दो सूप वहीं, अभी पीने का मन नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। रीना ने सूप को साइड टेबल पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, और ये दवाइयां भी मैंने चिराग से मंगवाई हैं, आपको इन्हें समय पर लेना होगा। सोनिया जी ने रीना की बात सुनकर हैरानी जताते हुए कहा, अरे बेटा उसे क्यों तकलीफ थी, दवाइयां तो आ ही जाती, तुम उसे परेशान करने की जरूरत क्यों करती हो? रीना ने उनके कंधे को सहलाते हुए समझाया, मम्मी पता है मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे ही आदित्य आ जाए आप डॉक्टर के पास चलिएगा, चेकअप करवा लीजिएगा, इससे पहले कि आपकी तबीयत और खराब हो जाए। सोनिया जी ने धीमे स्वर में मना कर दिया, नहीं बेटा, अब दिल्ली जाकर ही डॉक्टर को दिखाऊंगी, अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं जाने का मन नहीं है। रीना ने उनकी मनस्थिति को समझने की कोशिश की। उसने उसके चेहरे को देखा और महसूस किया कि उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन उनकी जिद के सामने कुछ कहना मुश्किल ही था। रीना ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है मम्मी, चलिए मैं आपके लिए टीवी ऑन कर देती हूँ, इससे आपका ध्यान बंट जाएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। रीना ने टीवी का रिमोट उठाया और चैनल बदलते हुए कहा, टीवी पर इस समय अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन सोनिया जी ने अनमने ढंग से कहा, नहीं बेटा, टीवी देखने का तो दिल ही नहीं कर रहा। उनकी आवाज पहले से भी अधिक कांप रही थी। रीना ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। उसने सोचा कि ताजी हवा से शायद उनकी हालात बेहतर हो सके। ठीक है मम्मी, चलो मैं खिड़कियां और दरवाजे खोल देती हूँ, ताजी हवा आएगी तो आपको फ्रेश महसूस होगा। ये कहते हुए खिड़की और दरवाजे खोलने चली गई। उसने खिड़की खोलते हुए कहा, देखिए कितनी ताजी और ठंडी हवा आ रही है। सोनिया जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, शायद दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। रीना उनकी बात सुनकर चुप हो गई। उसने कुछ कहने का परहेज किया और कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने उनकी रजाई ठीक कर दी और दरवाजा हल्के से बंद कर दिया। सोनिया जी कुछ देर के लिए अपनी आंखों में बंद करके लेट गई। उनके मन में कई विचार चल रहे थे। आदित्य की चिंता, घर के बढ़ते तनाव और खुद की तबीयत जो बिगड़ गई थी और उनके मानसिक रूप को जकड़ लिया था। क्या मैं सही कर रही हूँ?
क्या मेरे बच्चों के लिए मुझे परेशान होना चाहिए? क्या मुझे अपनी हालात को नज़रअंदाज कर देना या बंद कर देना ठीक होगा? ये सारे सवाल उनके दिमाग में गूंज रहे थे। वो थोड़ी देर बाद उठी और खिड़की के पास आई। बाहर का नज़ारा देखकर उनको थोड़ी राहत मिली। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते मंद मंद हिल रहे थे। शायद रीना सही कह रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? दिल्ली जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की। दूसरी ओर रीना रसोई में बैठकर सोच रही थी। उसकी माँ के हालात ने उसे भी अंदर तक तोड़ दिया था। उसने चाय बनाते हुए खुद से ही कहा, अगर मम्मी ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया तो मुझे तो और आदित्य को मिलकर उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए मनाना होगा। रीना ने चाय का कप उठाया और अपनी माँ के कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन उसने दरवाजे पर रुककर देखा कि सोनिया जी खिड़की के पास खड़ी थी। उनकी आंखें कहीं बार दूर देख रही थी और उनका चेहरा गंभीर लग रहा था। रीना कमरे में गई और उनकी कंधे पर हाथ रखकर बोली, मम्मी, आपकी सेहत के लिए सबसे जरूरी है। अगर आप ठीक नहीं रहेंगी तो हम सब कैसे ठीक रहेंगे? सोनिया जी ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास दिल्ली जाकर ही दिखाऊंगी। रीना ने राहत की सांस ली और कहा, चलिए अभी सूप पी लीजिए, मैं थोड़ी इसमें थोड़ी ताकत मिलेगी। सोनिया जी ने पहली बार मना किया, लेकिन सूप का कटोरा उठा लिया और थोड़े थोड़ा करके पीने लगी। रीना ने उनके पास बैठकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा, आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आपको थोड़ा आराम और इलाज की जरूरत है। दूसरी तरफ चौधरी हाउस का माहौल तनावपूर्ण था। यामिनी के चेहरे पर गुस्से की रेखाएं थी और उनके शब्द तीरों की तरह वार कर रहे थे। वह अपने पति यशवंत से कह रही थी, बस अब और नहीं, हमें जो सही लगा हमने किया। बेटी हमारी है, हमें उसकी खुशी चाहिए थी, उसका सुकून चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। हर वक्त किसी न किसी का फोन, अब बस बहुत हो गया। मैं भी फोन के तार काट देती हूँ ताकि ये बला ही खत्म हो। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यशवंत ने कड़ी मेहनत के बाद जो शांतिपूर्ण जीवन बनाने की कोशिश की, अब वो टूटते नजर आ रहा था। यामिनी के इस गुस्से को समझते हुए वो धीरे से बोला, यामिनी थोड़ा संयम रखो, हर बार गुस्से में फैसला करना सही नहीं होता। लेकिन यामिनी कहाँ रुकने वाली थी। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। तभी तेज कदमों की आवाज के साथ टीना घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके पीछे पीछे माही भी आ रही थी, जो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। टीना सीधे ड्राइंग रूम के सोफे पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। माही ने उसके पास बैठते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। टीना शांत हो जाओ। टीना को ऐसे देखकर यामिनी घबराई और उसके पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये रो क्यों रही है इतनी? यशवंत भी टीना के रोने की आवाज सुनकर उसके पास आ गया। टीना ने रोते रोते हिचकियों के बीच कहना शुरू कर दिया, माँ, माँ, वो आदित्य मेरी जिंदगी का नासूर बन गया है। हर वक्त मेरा पीछा करता रहता है। इतना बड़ा साइको है कि आज उसने मॉल में सबके सामने तमाशा बना दिया। टीना ने मॉल में आदित्य द्वारा किए गए बर्ताव के बारे में बताना शुरू कर दिया। तभी युवराज अपनी गाड़ी पार्क करके घर के अंदर आया। यशवंत यामिनी चौकन्ने हो गई। यामिनी ने टीना को थामते हुए कहा, क्या किया उसने? सब बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, हम यही हैं। टीना ने मॉल में घटी घटना को विस्तार से बताया और उसने कहा, वो मेरे सामने आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग हमें घूरने लगे। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे चैन से नहीं जीने देगा। टीना की बात सुनकर यामिनी को गुस्सा और बढ़ गया। उसने यशवंत जी को पलटकर कहा, देखा आपने, आप कह रहे थे कि हमने उसके साथ नाइंसाफी की है, और अब देखिए वो हमारी बेटी के साथ क्या कर रहा है। टीना ने गुस्से में आवाज तेज करते हुए कहा, वो तो इस सबसे ज्यादा भी डिजर्व करता है। आप उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों नहीं कहते? क्या जब वो मुझे जान से मार देगा तब आप उसे यहाँ से जाने को कहेंगे? मैं चैन से सो भी नहीं सकती, खा भी नहीं सकती, और क्या मैं बाहर भी नहीं जा सकती? क्या मुझे घर में कैद होकर रहना है पड़ेगा? टीना ने अपना नाटक जारी रखा। यशवंत ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने उसे घर से निकाल दिया है, अब शहर से तो नहीं निकाल सकता। वो कहीं भी रह सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते। टीना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो क्या मैं अब घर में कैद होकर जाऊं, बाहर न जाऊं कहीं भी? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन मुझे तो बचा सकते हैं। क्या मेरे मरने के बाद आप सब कुछ कर लेंगे? यामिनी ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए गले लगा लिया, बस मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। युवराज ने भी टीना का समर्थन करते हुए कहा, आंटी अंकल, टीना बिल्कुल सही कह रही है। आदित्य एक खतरनाक इंसान है।
अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो वो टीना को नुकसान पहुंचा सकता है। यामिनी ने अपनी सहमति जताते हुए कहा, युवराज ठीक कह रहा है यशवंत जी, हमें आदित्य से बात करनी होगी। यशवंत ने गुस्से और बेबसी से कहा, अब उससे बात करने से क्या होगा, मैं उसे साफ कह दिया कि यहाँ से चला जाए, लेकिन अगर वो नहीं सुनता तो हम क्या कर सकते हैं। यामिनी ने दृढ़ता से कहा, आप सोनिया जी को फोन कीजिए, उनसे पूछिए कि वो लोग अभी तक यहाँ क्यों हैं, वो दिल्ली क्यों नहीं गए। यशवंत ने फोन उठाया और कुछ देर सोचते रहे। उनका चेहरा तनावग्रस्त था। उन्होंने फोन नंबर डायल किया लेकिन तुरंत ही कट कर दिया। यामिनी ने झुंझलाते हुए कहा, अब क्या सोच रहे हैं आप, फोन क्यों नहीं करते। यशवंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोच रहा हूं कि उनसे कैसे बात करूं, बात बढ़ गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। मामला तो पहले ही बिगड़ चुका है, अब और बिगड़ने की चिंता मत कीजिए, बात कीजिए बस, यामिनी ने दृढ़ता से कहा। यामिनी की बात सुनकर, अब क्या करेंगे यशवंत जी, क्या यशवंत सोनिया को फोन करके उन्हें यहां से दिल्ली चले जाने के लिए कह देंगे। क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर जिन्होंने अभी तक कहानी को लाइक नहीं किया है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कहानी का आनंद लें। और आपके लिए एक और नई कहानी भी हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं।